सो अब दिसंबर स्टार्ट हो गया है और अब आपके फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने हैं। अगर आप चाहते हो अपना मैथ्स का सिलेबस अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा और 30 दिनों में किसी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, तो आज मैं वही स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आया हूँ। चाहे आपने शुरू में पढ़ाई की हो या ना की हो, अगर इन टिप्स को आप मेरे फॉलो करते हो ना, तो आप मैथ्स से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तो आपको ये देख करके बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा था, फिर आप किसी ना किसी तरीके से उसको याद करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी आरिफ। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हो तो बहुत सही जगह पर पहुंचे हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कराता रहता हूँ, और साथ ही साथ आपको मैं बहुत सारे टिप्स भी देता हूँ जिससे आप अपने एग्जाम में गुड स्कोर कर सको। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप लास्ट के 30 डेज में किस तरीके से अपने मैथ्स के सिलेबस को पूरा कर सकते हो। इसमें कुछ टिप्स मैंने अपने भी ऐड किए हुए हैं जो मैंने अपने टाइम पे यूज किया था क्लास 9th 10th में जब मैं था, तो उस टाइम जो मैंने टिप्स यूज किए थे लास्ट टाइम पे अपने पढ़ाई के लिए, वो टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आप अपना बुक ओपन कीजिए और उसमें देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको अपना सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम स्कूल में ये होता है कि चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर नंबर 12 जो आपके मैथ्स की बुक में है ना, वहां तक आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, क्योंकि उनमें रिड्यूस नहीं किया गया है। एनसीईआरटी की बुक में आपका रिड्यूस करके दिया गया है, और ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्कूल जो है आपका वो रिड्यूस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा। जो चैप्टर्स एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए, भले वो आपके आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में हो, उन क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाएगा। ये चीज आपको फोकस रखना है, अपने दिमाग में फिट रखना है। तो जैसे मान लो आपको इसमें करना क्या है कि अगर आपके पास टोटल 12 चैप्टर हैं, अब ये देखो कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं। कुछ तो पढ़े ही होंगे ना शुरू में। मान लो चैप्टर 1 आपने कर लिया है, चैप्टर 4 आपने कर लिया है, तो उन चैप्टर्स को आपको दोबारा देखना ही नहीं है फिलहाल के लिए। अभी आपको उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया है कि उस चैप्टर में क्या है। जिन चैप्टर्स को आपने नहीं देखा है, जैसे कि हमारा चैप्टर हो गया वॉल्यूम वाला, या फिर चैप्टर हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला, तो उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अगले साल जब आप क्लास 10 में जाओगे तो वो चैप्टर्स और ज़्यादा बढ़ करके आएंगे और ज़्यादा थोड़े प्रो लेवल में आएंगे। तो अगर आपको अभी से आइडिया नहीं रहेगा ना, तो क्लास 10 में फिर बहुत दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है कि जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनको मैं भी अपनी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में करवाने वाला हूँ, उन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से करना है, खास करके वॉल्यूम वगैरह वाले चैप्टर्स को। ठीक है, तो अपना सिलेबस को समझिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, और उस हिसाब से फिर अपनी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। मेरी सेकंड टिप को सुनकर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, सर ये क्या बोल रहे हो आप लोग, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ भैया, ये भी पॉसिबल है। आपको क्या करना है कि अब देखो केवल 30 दिन ही बच्चे हैं ना। बहुत सारे मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर आर डी शर्मा से पढ़े, आर एस अग्रवाल से पढ़े, एनसीईआरटी से पढ़े। अरे बबुआ, अब आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते। आपके पास केवल 30 दिन के समय, अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे ना, तो आप पतली सी एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या करना है, बुक को देखना ही नहीं, बस आप बुक से इतना कर लेना है कि भैया ये चैप्टर दिया हुआ है, मेरा ये चैप्टर आने वाला है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम वाला चैप्टर, तो बुक से बस आपको इतना ही हेल्प लेना है कि उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं वॉल्यूम में, हमको कौन कौन से फॉर्मूला का जरूरत है इस साल क्लास 9th में। क्लास 10 की बात नहीं कर रहा, क्लास 9th में हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको अपने बुक से बस उतना ही देखना है। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हो गया, या प्रीवियस ईयर के जो हमारे सैंपल पेपर है, या जो मैं अपने क्लास में भी लाइव सैंपल पेपर करा रहा हूँ, चाहे वो केवीएस के हो, चाहे वो हमारे किसी दूसरे स्कूल के हो, खास करके जो केवीएस का सैंपल पेपर होता है ना, वो बहुत ज्यादा काम कराता है। पिछले बार जब हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों ने केवीएस का सैंपल पेपर सॉल्व किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे उनके। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि केवीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आपको वही करना है, आपको बुक से अब नहीं पढ़ना है। आप अपने दिमाग में लगाना कि सर मैं ये चैप्टर भी बुक से कर लूंगा, ये चैप्टर भी बुक से कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर आपको 30 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, तो आप बुक से बस आइडिया लीजिए कि क्या क्या है उस चैप्टर में। उसके बाद जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर के पास आ जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तीसरे नंबर में आपको अपने मेमोरी टेक्निक का यूज करना है। सभी बच्चों का अलग अलग टेक्निक होता है। हम ये सोचते हैं कि मैं दूसरे के नोट्स ले लूंगा, उसने जो टेक्निक लिखा होगा उसे मैं फॉलो करूंगा तो मेरा बहुत अच्छा नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे ने अपने हिसाब से वहां पर नोट्स बनाए हैं, टेक्निक्स को अपने हिसाब से लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ टेक्निक से मतलब क्या होता है ना, आप जैसे कि ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो, मुझे याद करना था हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला, तो मैं उसको कैसे याद कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। सिलेंडर में है ना, हेमिस्फीयर में, और फिर हमारा हॉलो हेमिस्फीयर होता है जो, या फिर हो गया हमारा स्फेरिकल शेल जिसको बोला जाता है। तो अलग अलग टर्म्स आ रहे थे, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा था कि यार इसको मैं कैसे याद करूँ, इसका फॉर्मूला जो है अलग है, थोड़ा सा इससे अलग है। तो मैं उसमें क्या करता था, मैं टेक्निक्स लगाता था कि अगर मेरे पास हॉलो स्फेरिकल शेल आएगा तो मैं वहां पर उसको नारियल समझूंगा, मैं उसको नारियल का नाम दे दिया। मैं उसको हॉलो स्फेरिकल शेल पढ़ता ही नहीं था क्लास 9-10 में जब मैं था, तो मैं उसको नारियल बोलता था कि ये नारियल है, अंदर में खोखला है, आधा कटा हुआ है, बीच से खाली है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हेमिस्फेरिकल सेल हो गया, या फिर हॉलो स्फेरिकल सेल
एक्सेल हो गया। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने दिमाग के टेक्निक से बनाना है। जैसे कि मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताए होंगे, अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस कभी भी देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं बच्चों को कभी ये नहीं रटाता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मैं वहाँ पर उनको एक टेक्निक बता देता हूँ कि देखो इस नंबर को ऐसे लिखा आपने, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। डिवाइड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा देने से भी वो नंबर हमारे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले रटते थे लेकिन भूल जाते थे कि मैं मिक्स फ्रैक्शन में नंबर को कैसे लिखूं। तो वो टेक्निक उन्होंने याद कर लिया। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग से फॉर्मूलाज को कुछ टेक्निक में कन्वर्ट करना है। उससे आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा और जो फॉर्मूला आप याद करना चाह रहे हो ना, वो बहुत लॉन्ग समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। जैसे सोचो ना, मैं क्लास 9 10th कब किया हूँ और मुझे आज भी याद है कि मैं उसको किस तरीके से याद किया था। मैं उसको नारियल समझ करके याद किया था, फिर कहीं पर मैं फुटबॉल समझ ले रहा था, फिर कहीं पर मैं गुलाब जामुन कहता था कि ये मेरा गुलाब जामुन रहेगा अगर कंप्लीट मेरा सॉलिड है तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करना है अपने दिमाग में, ताकि आपका काम आसान हो जाए और माइंड जो है एक्टिव हो जाए, चीजें लॉन्ग समय तक यानी लॉन्ग टर्म तक हमको याद रहे। क्लास 10th में मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनका मैंने रील अपलोड किया है अभी इंस्टाग्राम में, उनसे एक चैलेंज लगाया था। हमने चैलेंज किया था कि जो भी बच्चा, हम तीनों में से जो भी फ्रेंड जो है सबसे कम नंबर लेकर के आएगा, वो बचे हुए 2 फ्रेंड्स को क्या करेगा, समोसा खिलाएगा। तो उससे हुआ क्या फायदा पता है, हम लोग एक दूसरे को एनालाइज करने लगे कि अरे यार वो आज इतना पढ़ करके आया है, उसका इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा झूठ ही बोलते थे, अरे यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आया हूँ लेकिन मैं पढ़ के जाता था वहाँ पर। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड को चैलेंज करो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि वो कितना पढ़ रहा है। फिर आप उसकी जो स्पीड है ना, उस हिसाब से आप खुद भी पढ़ोगे, एक दूसरे के ऊपर आप मोटिवेट होगे। आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे तो आपका फ्रेंड आपके पीछे आएगा तुरंत भर में, अगर वो आगे निकलेगा तो आप उसको तुरंत पीछे पहुंच जाओगे। तो ऐसे में होता ये है कि आप एक दूसरे को जब चैलेंज करते हो ना, तो आपका सिलेबस एकदम स्पीड में कंप्लीट होता है, बहुत स्पीड में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 30 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 दिन में भी हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करो जब आप एक दूसरे को चैलेंज करोगे। तो समोसा मोसा वाला तो वैसे टेक्निक पुराना हो गया, वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि समोसा की वैल्यू कुछ रही नहीं उतना ज्यादा खास। आप कुछ दूसरे तरीके से चैलेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से आपको जो भी बहुत ज्यादा वैल्यू वाली चीज हो उसके ऊपर अपने फ्रेंड को चैलेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को चैलेंज करोगे ना, तो आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। आप एक दूसरे को देख करके मोटिवेट रहोगे। हमेशा हम लोग डिमोटिवेट फील करते हैं ना, अरे यार आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ूंगा, लेकिन जब फ्रेंड को चैलेंज करोगे और वो आपसे आगे निकलते रहेगा, तो आप एकदम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे और ऑटोमेटिकली पढ़ाई करोगे। तो देखो भाई, 5वां नंबर में अगर आप मैथ्स में अच्छा से स्कोर करना चाह रहे हो तो जो सबसे जरूरी टिप है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो मैंने भी किया है और आपको भी करना पड़ेगा और हर टॉपर बच्चा करता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अब देखो ठंड का दिन आ गया है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं रात में कंबल में घुस करके पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। कंबल में घुसोगे ना नींद आ जाता है। आप क्या करो, दिन के समय जब धूप रहता है ना, आधा धूप आधा छाँव वाला जगह पकड़ लो। आप जब गर्मी लगने लगे तो छाँव में चले जाओ, जब छाँव में ठंड लगने लगे तो धूप में आ जाओ। ऐसे में बॉडी भी एक्टिव रहेगा, इधर उधर होते रहोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आपको ठंड के दिनों में मन लगा करके प्रैक्टिस करना है। मुझे याद है कि मैं 2 से ढाई घंटा फाइनल एग्जाम से समय प्रैक्टिस करता था मैथ्स का केवल। तो आपको भी वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस करके करो, रो करके करो, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटा तो आपको डेली निकालना है मैथ्स के लिए, अगर आप चाहते हो 30 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इस प्रैक्टिस से करने से एक और बेनिफिट होता है कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को कितने देर में सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो हमसे बनते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं बना पाते। उसका वजह ये रहता है कि हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है, 3 घंटे का समय ही रहता है और मैथ्स में 3 घंटा बहुत कम लगता है। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना घर में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका एट इज इट वहीं पर मिलेगा। वो जो आपने घर में कॉपी में अपना सॉल्व किया है, सेम टू सेम वहीं पर आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जो आप सॉल्व किए रहोगे वो या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से किए रहोगे या तो इंपॉर्टेंट जो हमारा सैंपल पेपर उससे किए रहोगे। तो वो क्वेश्चन जब आपको फंसेंगे वहां पर ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे घर में 2 मिनट लगा था बनाने में, तो यहाँ पर भी मैं 2 मिनट में आराम से बना सकता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और 30 दिन में आपके जो सिलेबस है वो पक्का कंप्लीट हो जाएगी। चलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।